Okay, so good day all of you. So today we are starting a new topic of physics, that is light. And this study of light we are classified in two types. First type is ray optics, and second type is wave optics. तो ऐसे दो क्लास में हम लाइट की स्टडी को क्लासिफाई करते हैं. लाइट को अगर हम रे कंसीडर करते हैं तो उसका जो स्टडी होता है उसे रे ऑप्टिक्स कहा जाता है, और लाइट को अगर हम वेव कंसीडर करते हैं तो इसका जो स्टडी होगा उसे वेव ऑप्टिक्स कहा जाता है. तो पूरे अगर हम देखते हैं तो नीट या फिर जेई सेक्शंस में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस बिट के ऊपर पूछे जाते हैं लाइट पर. ओके, और बहुत इजी सेक्शन है एज कम्पेयर टू अदर सेक्शन. लाइट, तो लाइट तो हम वन बाय वन देखने वाले. सबसे पहले तो रे ऑप्टिक्स आएगा. इसके जो भी टेबल ऑफ कंटेंट है वो एक बार अच्छे से लिख लेना. ओके, इन सभी कंटेंट्स को हम एक एक करके डिफाइन करने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन. एक एक बिट लिख लीजिएगा, आप आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा. बाद में हम एक एक करके देखने वाले हैं सभी बिट्स को. उसके बाद प्लेन मिरर. आफ्टर दैट थर्ड बिट रहेगा. हर एक बिट पर हम मतलब जिस भी बिट पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले. ओके, आफ्टर दैट थर्ड बिट रहेगा स्फेरिकल मिरर. फोर्थ बिट रहेगा स्फेरिकल मिरर होने के बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. नेक्स्ट सेक्शन रहेगा फिफ्थ, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे शॉर्ट में हम TIR कहते हैं. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सिक्स्थ वन रहेगा रिफ्रैक्शन एट कर्ड सरफेस. मतलब इसमें दो सेक्शन होते हैं, रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्ड सरफेस, बाद में डबल कर्ड सरफेस, मतलब ये हमारा लेंस स्टार्ट हो जाता है. रिफ्रैक्शन एट कर्ड सरफेस. और सेवंथ रहेगा लेंसेस. एट्थ वन रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. उसके बाद नेक्स्ट वन रहेगा नाइन्थ वन, क्रोमैटिक एब्रेशन. ये भी हम मतलब डिटेल में देखने वाले हैं, क्रोमैटिक एब्रेशन. उसके ऊपर मतलब नंबर ऑफ सेक्शंस पूछे जाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट रहेगा प्रिज्म. उसके बाद 11वां बिट रहेगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट. आफ्टर दैट 12th वाला बिट रहेगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. तो ये पूरा जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये सिर्फ रे ऑप्टिक्स का है. रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. बाद में डिफेक्ट्स ऑफ आई भी है और सम नेचुरल फिनोमिनन ऑफ सनलाइट है. ओके, जैसे अलग अलग बिट्स आते हैं तो वो भी हमें देखना है. डिफेक्ट्स ऑफ आई, डिफेक्ट्स ऑफ आई. और 14th वाला रहेगा नेचुरल फिनोमिना, जैसे रेनबो. ओके, तो ये सभी बिट्स हम एक एक करके देखने वाले हैं. रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस, लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, chromatic aberration, prism, dispersion of light, optical instrument, and after that defects of eye and natural phenomena. तो आज जितने हो सके उतने करते हैं हम. प्रोबेबली टारगेट रखते हैं स्फेरिकल मिरर तक. ओके, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं इस बिट को. तो देखिएगा सबसे पहला बिट हमारा दैट इज रिफ्लेक्शन. ओके,
तो एक एक करके आप इन्हीं टेबल ऑफ कंटेंट्स को हम देखने वाले। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन्स व्हाट्स हियर, जब कभी भी लाइट किसी रेयरर मीडियम से पास होकर डेंसर मीडियम पर इंसिडेंट होता है तो वो उसी एंगल से क्या होता है, वापस उसी मीडियम में चला जाता है। ओके, सपोज इमेजिन करो ऊपर मीडियम एयर है और नीचे मीडियम सपोज ग्लास है, ग्लास नहीं कह सकते हम, एक सपोज डेंसर मीडियम है, ऊपर का मीडियम रेयरर है और नीचे का मीडियम डेंसर है। ठीक है, जैसे वॉल के ऊपर जब लाइट गिरता है ना तो ये वो वाला केस रहेगा। ओके, मतलब वॉल के ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट होता है तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, तो इसी पे मतलब रिफ्लेक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिएगा, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, ये जो लाइन नजर आ रहा है ना आपको, ये बाउंड्री है दो मीडियम के बीच का, इसके नीचे डेंसर मीडियम है और ऊपर रेयरर मीडियम है। तो जब कभी भी लाइट डेंसर और रेयरर मीडियम के बाउंड्री पर इंसिडेंट होता है तो एट द टाइम लाइट क्या करता है, उसी एंगल से वापस निकल जाता है। ओके, तो इस फिनोमिनन को ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, रिफ्लेक्शन मींस व्हाट, when light incident on the boundary between two media, at that time light ray bounce back to the same medium, this phenomenon of light is called as रिफ्लेक्शन। ओके, तो इसी फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? फिर ये रिफ्लेक्शन को हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस पर ऑकर होता है। प्लेन सरफेस पर लाइट जब इंसिडेंट होता है ना तो सभी इंसिडेंट रे अगर सपोज एक दूसरे को पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रेज भी क्या होते हैं, एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। तो ऐसे टाइप के रिफ्लेक्शन को कहा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। वही अगर हम रफ सरफेस लेते हैं तो इसके ऊपर भी अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है ना तो नो डाउट सभी इंसिडेंट रे एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। लेकिन जब रिफ्लेक्शन होता है ना तो रिफ्रैक्टेड रे कहीं पर भी निकल जाते हैं ऐसे। ओके, तो ऐसे टाइप के रिफ्रैक्शन को रिफ्लेक्शन को कहा जाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है? रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑकर्स ऑन प्लेन सरफेस, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑकर्स ऑन रफ सरफेस। ओके, आर यू गेटिंग दिस? तो ये सबसे पहला बीट है रिफ्लेक्शन का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बीट रहेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तीन लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, आपको पता होगा। वन बाय वन देखते हैं हम सभी। ओके, तो सपोज लाइट अगर इंसिडेंट होता है डेंसर मीडियम पर तो उसी एंगल से वो वापस जाता है, इसी फिनोमिनन को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल इसके बीच का जो एंगल होगा उसे एंगल ऑफ, इसे आर से इंडिकेट करते हैं हम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो तीन लॉज यहाँ पर होते हैं। हमेशा याद रखिएगा इंसिडेंट रे के एक साइड मतलब नॉर्मल के अगर एक साइड इंसिडेंट रे है तो उसके दूसरे साइड रिफ्लेक्टेड रे होता है, दोनों भी एक साइड कभी भी नहीं रहते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई अपोजिट टू दैट ऑफ नॉर्मल। ओके, दोनों भी, एक अगर लेफ्ट हैंड साइड है इंसिडेंट इंसिडेंट रे अगर लेफ्ट हैंड साइड है नॉर्मल के तो रिफ्लेक्टेड रे डेफिनेटली राइट हैंड साइड होगा। दोनों भी एक ही साइड नहीं हो सकते नॉर्मल के, पहला लॉ है। इंसिडेंट रे उसके बाद नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों भी क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। एक प्लेन मतलब आइदर एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन। ओके, जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो अगर इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में है तो रिफ्लेक्टेड रे भी एक्स वाई प्लेन में ही होगा। ओके, इज इट ओके? एक ही प्लेन में ये लाई करते हैं, आइदर वर्टिकल तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल। ठीक है, प्लेन छोड़कर कभी भी नहीं जाते हैं, सेम प्लेन कंसेप्ट होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। ओके, इसके बाद थर्ड और इंपॉर्टेंट लॉ है, दैट इज मेजर ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा, दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इज इट ओके? अब एक छोटे से सवाल का मुझे जवाब देना। इफ, अच्छे से सुनिएगा क्वेश्चन को और सभी अपने अपने चैट बॉक्स में मुझे इसका जवाब दीजिएगा। इफ एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, इफ एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस इज 30 डिग्री देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज, बताओ। सभी कोशिश कीजिएगा इसका आंसर देने की।
30 डिग्री वैष्णवी ने कहा है, अनिल ने भी कहा है 30 डिग्री। और सभी आंसर देने की कोशिश करो। मैंने क्वेश्चन क्या किया पूछा था, एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ। ओके, क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ। ओके, इफ एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस इज 30 डिग्री देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज। ओके, अब बताओ, बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं। बताओ सभी आंसर। अनिल ने 15 कहा, पहले 30 कहा। ठीक है, बहुत अच्छे लॉजिक लगा रहे बच्चे अभी। ओके, अभी अच्छे से समझ लो मैंने क्या पूछा था और उसका आंसर क्या था। मैंने आपको बोला था कि इंसिडेंट रे, ये वाला जो होता है जो हाईलाइट कर रहा हूं मैं, देखिएगा ये वाला रे, और ठीक है, और आपको दिखाई देने के लिए मैं हाईलाइट करता हूँ अच्छे से। ये इंसिडेंट रे हमारा, ओके, और ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, मैंने आपको जो बोला था एंगल, वो किसके और किसके बीच का था? इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच का एंगल 30 डिग्री है। तो डेफिनेटली बताओ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? व्हाट इज द वैल्यू फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दिस कंडीशन? नॉर्मल तो आपको पता है सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, तो नॉर्मल, ओके, ये इंसिडेंट रे रहेगा। तो इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच में अगर एंगल 30 डिग्री है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना रहेगा? 60 डिग्री। और इसी एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ओके, नॉट इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस। दैट्स व्हाई इन दिस कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डेफिनेटली क्या आ जाएगा फिर? 60 डिग्री। तो इसका सही जवाब था 60 डिग्री। ओके, अभी सभी को समझ में आ गया? ठीक है, दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो याद रखना हमेशा एंगल किसके और किसके बीच का दिया है, वरना आंसर हमारा चेंज हो जाता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट बिट की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन का बिट खत्म हो जाता है। जो भी टेबल ऑफ कंटेंट मैंने आपको बताया था रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन, ओके, तो वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट बिट ऑफ दिस टॉपिक एंड दैट इज प्लेन मिरर। ओके, तो प्लेन मिरर अब हम लेने वाले हैं। जैसे आपको पता होगा रिफ्लेक्शन ये शो करने वाला जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसी को मिरर कहा जाता है। ओके, मिरर हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम प्लेन मिरर के बारे में देखने वाले हैं, लेटर ऑन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द स्फेरिकल मिरर। ओके, तो प्लेन मिरर मतलब आपको पता होगा जो एक प्लेन सरफेस होता है, तो ऐसे मिरर को हम प्लेन सरफेस कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। प्लेन मिरर कैसे बनाया जाता है देखिएगा, एक कांच का टुकड़ा लेते हैं हम, इस कांच के टुकड़े को क्या करते हैं हम बैक साइड से पहले तो सिल्वर कोटिंग करते हैं, और फिर ये सिल्वर कोटिंग को हम क्या कर देते हैं, रेड पेंट से ढक देते हैं। ओके, ऐसे पहले तो सिल्वर कोटिंग करते हैं हम, और फिर रेड पेंट से उसे ढक देते हैं। तो जो सामने वाला साइड रहता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल के एक्ट होता है, और जिस साइड से कोटिंग करते हैं ना हम, उस साइड को ओपेक सरफेस कहा जाता है। ओपेक मतलब जो रिफ्लेक्शन होने नहीं देता है, ऐसे सरफेस को ओपेक सरफेस कहा जाता है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिफ्लेक्शन को होने देता है। ठीक है, तो ऐसे वैसे हम मिरर फॉर्मेशन करते हैं। तो ये वाला जो सरफेस रहेगा इसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, और ये वाला जो सरफेस रहेगा दिस इज कॉल्ड एज ओपेक सरफेस। ओके, ओपेक मतलब नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। ओके, तो ओपेक सरफेस की ओर क्या किया जाता है, पहले तो हम सिल्वर कोटिंग करते हैं, और बाद में उसके ऊपर रेड पेंट से उसे ढक देते हैं। सिल्वर ही क्यों यूज करना है? बिकॉज सिल्वर इज द वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर अमंग ऑल दी मटेरियल। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी कोटिंग कर सकते हैं हम, लेकिन सबसे अच्छा जो रिफ्लेक्टर है वो कौन होता है? सिल्वर होता है। दैट्स व्हाई हम सिल्वर यूज करते हैं। और फिर ये सिल्वर बहुत महंगा होता है। वो आपको पता है सभी मेटल्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करते हैं। When metals reacts with the atmospheric oxygen, then it show oxidation reaction, and due to this oxidation, it get reduced. Okay,
और इसका जो पोर्शन है वो रिड्यूस ना हो, करोजन ना ऑकर करे, इस वजह से हम उसे रेड पेन से ढक देते हैं ताकि वो ऑक्सीजन के साथ सिल्वर कोटिंग का कांटेक्ट ब्रेक कर सके। ओके, तो इस वजह से हम रेड पेंट अप्लाई करते हैं वहां पर। ठीक है, कुछ दिक्कत अब? तो इस बिट को प्लेन मिरर कहा जाता है, इस वजह से हम प्लेन मिरर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अभी ये प्लेन मिरर का सिंबल होता है, एक सीधा लाइन खींचना है, एक साइड को डैश करना है, मतलब शेड करना है, और उसी को ओपेक सरफेस कहा जाता है। ठीक है, अभी देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट बिट है, जो इमेजेस फॉर्म करता है ना प्लेन मिरर, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें वन बाय वन देखना है। ओके, तो कौन सा बिट डिस्कस कर रहे हैं हम? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ओके, तो प्लेन मिरर किस किस कैरेक्टरिस्टिक्स के इमेज फॉर्म करता है वो देखिएगा। सबसे पहले तो देखिएगा, प्लेन मिरर के सामने अगर हम खड़े रहते हैं तो हमारा जो हाइट होता है वही हाइट क्या होता है, इमेज का होता है। ओके, सेम हाइट होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज इज सेम। ओके, सो सेम हाइट का और सेम साइज का इमेज क्या होगा, फॉर्म होगा प्लेन मिरर में। सेम साइज इमेज विल ऑकर इन प्लेन मिरर। ओके, दूसरा होता है जितने डिस्टेंस सामने आप मिरर के खड़े होते हो उतने ही डिस्टेंस पीछे क्या होता है, मिरर के इमेज फॉर्म हो जाता है। ठीक है, मतलब जितने डिस्टेंस आप सामने खड़े होते हो, एक्स डिस्टेंस सामने अगर ये ऑब्जेक्ट खड़ा है मिरर के सामने, तो एक्स डिस्टेंस पीछे ही उसका इमेज फॉर्म होने वाला है प्लेन मिरर से। ओके, तो इसे हम कह सकते हैं सेम डिस्टेंस। इसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो उसका इमेज भी सीधा ही फॉर्म होता है। ओके, और वर्चुअल होता है, मिरर के पीछे अगर इमेज फॉर्म हो जाता है तो उसे वर्चुअल इमेज कहा जाता है। सो वर्चुअल एंड क्या होगा, इरेक्ट। ठीक है, तो ये बिट रहेगा, कुछ दिक्कत अब? और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर आप आईने के सामने बी लेटर रखते हो तो आपको वो बी लेटर कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अगर आप जेड लेटर रखते हो तो वो जेड आपको ऐसा दिखेगा। तो इस इमेजेस को क्या कहा जाता है बताओ? ये जो आपको ऐसा नजर आ रहा है उल्टा। ओके, तो इस उल्टे इमेज को हम क्या कहते हैं बताओ? व्हाट वी कॉल इट एज अ इन्वर्टेड। हाँ, लैटरल इन्वर्जन कहा जाता है इसे। ओके, सो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। ओके, तो लैटरल इन्वर्जन इसे कहा जाता है। इज इट ओके? तो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑफ सेम साइज, image formed by plane mirror is located at the same distance as the object in front of the mirror. उसके बाद image formed by plane mirror is virtual and erect and also it is laterally inverted. Okay, तो अब आपको अल्फाबेट्स पता है हमारे ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, सभी आपको अल्फाबेट्स पता है, कैपिटल अल्फाबेट्स। तो मुझे फटाफट बताओ ऐसे कितने अल्फाबेट्स है हमारे पूरे अल्फाबेट्स में से, ऐसे कितने अल्फाबेट्स हैं जिनका मिरर इमेज वही अल्फाबेट फॉर्म होने वाले हैं? बताओ, थोड़ा दिमाग पर जोर दो। हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन आवर, मतलब पूरे अल्फाबेट्स में से कितने? एक एक करके कलेक्शन करते हैं हम। ठीक है, नंबर मत बताओ मुझे, एक एक करके आप बताओ कि कौन से लेटर का लैटरल इन्वर्जन वही लेटर फॉर्म होगा। बताओ एक एक करके, सभी स्टूडेंट अपने अपने वे से बताओ। ओ ठीक है, चलेगा, ओ चलेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन बताओ कोई अल्फाबेट्स ऐसे कि जिनका मिरर इमेज वही इमेज फॉर्म होते हैं। ठीक है, ए भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद वी, उसके बाद यू। ओके, कैपिटल अल्फाबेट्स में कह रहा हूँ। उसके बाद यम, उसके बाद डब्ल्यू। ओके, उसके बाद क्या रहेगा, टी रहेगा। ओके, उसके बाद आई रहेगा। ठीक है, उसके बाद यच रहेगा। ओके, यच। और कुछ बचा है कि देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, और 2 बचे, एक एक्स बचाऊंगा। ठीक है, एक्स। और क्या रहेगा, टी भी हो गया क्या हमारा? ठीक है, टी भी हो गया। जेड नहीं होगा, वाई। वाई, 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 राइट आंसर वाई। ठीक है, तो कितने अल्फाबेट्स हो गए? टोटल 11 अल्फाबेट्स हो गए। ठीक है,
तो याद रखना ये पूरे हमारे अल्फाबेट्स में से 26 अल्फाबेट्स होते हैं, आउट ऑफ विच 11 ऐसे अल्फाबेट्स है जिनका मिरर इमेज क्या होता है, वही लेटर्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, कभी कोई पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो याद रखना रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर। ओके, अभी ये देखिएगा नेक्स्ट बीट है। अभी थोड़ा मुझे क्वेश्चन का आंसर देना। अगर कोई ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर पर खड़ा है इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, तो उसका जो इमेज है वो उस ऑब्जेक्ट से कितने डिस्टेंस पर फॉर्म होगा? फटाफट आंसर दो सभी। एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेन मिरर के सामने 6 सेंटीमीटर पर खड़ा है और उसका जो इमेज है वो उस ऑब्जेक्ट से कितने डिस्टेंस पर फॉर्म होगा। ठीक है, अभी सभी स्टूडेंट ने आंसर बराबर दिया है। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया कि कहां से डिस्टेंस लेना था। ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर सामने खड़ा था, ओके, प्लेन मिरर के, तो डेफिनेटली उसका जो इमेज है वो प्लेन मिरर के पीछे 6 सेंटीमीटर पर फॉर्म होगा। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर का डिस्टेंस 6 और प्लेन मिरर से इमेज का डिस्टेंस 6, लेकिन हमें डिस्टेंस कहां से पूछा था? ऑब्जेक्ट से उसके इमेज का, तो इस वजह से उसका आंसर क्या आएगा? 12 सेंटीमीटर। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 12 सेंटीमीटर। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया है, एक स्टूडेंट ने छोड़कर। ओके, ठीक है, कुछ दिक्कत अब? तो यहाँ पर प्लेन मिरर का बीट खत्म होता है। अभी देखो ये जो पार्ट मैंने पढ़ा है बहुत बेसिक पार्ट था, इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आएंगे इस एग्जाम में। अभी क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं वो देखिएगा। ओके, एडवांस लेवल पर आपको कुछ भी दिए जाते हैं तो उसके ऊपर हमें क्वेश्चंस देखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल के लिख लीजिएगा। ओके, these are the important points related to the plane mirror for quantitative exam. ओके, तो अब देखिएगा सबसे पहला है अगर एक सपोज प्लेन मिरर है, ओके, मतलब अगर कोई एक वॉल है, जिस वॉल के ऊपर क्या है? एक घड़ी है, ओके, और ये घड़ी के अंदर कुछ टाइम बता रहा है। ठीक है, एक पर्सन है जो यहाँ पर ऐसा खड़ा है, ओके, और वो क्या कर रहा है? मिरर में उस वॉच को ऑब्जर्व कर रहा है, उसको मिरर में भी वो वॉच दिखने वाला है। ओके, तो उसके जो एक्चुअल टाइम होता है वो टाइम और उसके जो मिरर इमेज रहेगा उस क्लॉक का, उसका टाइम, इन दोनों में क्या रहेगा? डिफरेंटली फर्क रहेगा लैटरल इन्वर्जन की वजह से। तो आपको वो टाइम पूछा जाता है। ये जो घड़ी का ओरिजिनल टाइम होता है ना, उसे ऑब्जेक्ट टाइम कहा जाता है, और घड़ी का जो इमेज होता है ना, जो पर्सन ये ऑब्जर्व करने वाला है, तो उसे इमेज टाइम कहा जाता है। तो इस ऑब्जेक्ट टाइम में और इमेज टाइम में हमें अब रिलेशन ढूंढना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो लिखिएगा हेडिंग नेक्स्ट बीट का, मतलब ये शॉर्ट पॉइंट बोल के याद रखना। व्हेन अ वॉल when a wall clock is placed in front of plane mirror, then a wall clock then a wall clock is placed in front of a plane mirror, then the clock is the object and its time is the object time. Then the clock is the object and its time is the object time, and the image of the clock is called as image time, and the image of the clock is called as, मतलब इमेज में जो टाइम नजर आएगा उसे इमेज टाइम कहना है। तो इन दोनों में हमें अब रिलेशन ढूंढना है। ओके, सबसे पहला बिट रहेगा ऑब्जेक्ट टाइम, देखिएगा। तो ऑब्जेक्ट टाइम अगर आपको दिया है आवर्स में, ओके, जैसे 12 बजे, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजे, ओके, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइम किसमें? अब आवर्स में। तो इसका जो इमेज टाइम आएगा ना, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है इमेज निकालने का। इमेज, ओके, इमेज टाइम मस्ट बी इक्वल टू क्या आएगा? आप देखिएगा 12 माइनस AH। ओके, तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ओके, तो घड़ी में आप क्या, अगर 11 बजे, तो बताओ इमेज टाइम में कितना बचेगा? ऑब्जेक्ट टाइम अगर 11 है, ओके, तो बताओ इमेज टाइम कितना होगा? बताओ आंसर। 1 बजने वाला है, राइट आंसर है 12 माइनस 11, दैट इज क्या आएगा? 1। इज इट ओके? तो ये बीट रहेगा। ठीक है, राइट आंसर है। समझ में आ गया ये पहला केस। अभी देखिएगा टाइम जरूर नहीं कि आपको सिर्फ आवर्स में ही दिया जाए, कभी कभी आपको टाइम किस में दिया जाता है? मिनट्स में भी दिया जाता है, आवर्स और मिनट्स में। तो ऑब्जेक्ट टाइम जो रहेगा हमारा, ओके, OT, तो ऑब्जेक्ट टाइम अगर हमारा दिया है उन्होंने A आवर्स एंड B मिनट्स में, ओके, इफ ऑब्जेक्ट टाइम दे गिवन A आवर्स एंड B मिनट्स, एट दैट टाइम इमेज टाइम क्या आएगा? फिर
यहाँ पर आपको यूज करना है फॉर्मूला 11 hours and 60 minute. Okay, 11 hours and 60 minute minus A hours and B minutes. Okay, तो ये चीज आपको माइनस करना है, ठीक है। मतलब आपको अगर दिया है 2:30 बचे हैं, ओके, 2 hours and 30 minutes अगर है, तो बताओ फिर उसका इमेज टाइम क्या होगा। ये अगर ऑब्जेक्ट टाइम है घड़ी का, ओके, if it is object time then tell me the image time. इमेज टाइम क्या आएगा बताओ फिर। कैलकुलेट करके बताओ मुझे फटाफट, आंसर कितना आएगा। 9:30, ठीक है। अभी का टाइम तो नहीं बता रहे ना आप, ठीक है। ठीक है, तो आंसर आएगा, देखिएगा 11 hours and 60 minutes में से हमें 2:30 को क्या करना है, माइनस करना है। 60 minus 30, 30 आएगा, 11 minus 2 9, तो 9:30 बराबर, ओके। तो ऐसे बीट रहेगा 9 hours and 30 minutes। इज इट ओके? अभी और अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन, मतलब और भी अगर सेकंड्स में टाइम दिया, तो ऑब्जेक्ट टाइम हमारा सेकंड्स में रहा, तो A hours, B minutes and C seconds अगर टाइम दिया है हमारा, ओके, A hours, B minutes and C seconds, तो फिर इमेज टाइम क्या आएगा फिर देखिएगा। इमेज टाइम IT is equal to 12 minus A hours, सॉरी, यहाँ पर हमें इमेज टाइम क्या करना पड़ेगा फिर, 11 hours, फिर क्या आएगा 56 मिनट्स, सॉरी 59 मिनट्स एंड 60 सेकेंड। इसमें से आपको क्या करना है, A hours, B मिनट्स एंड C सेकेंड्स को माइनस करना है, ठीक है। तो ऐसा ही बीट आएगा पूरा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया ऑब्जेक्ट टाइम और इमेज टाइम में क्या रिलेशन रहेगा, ओके। इज इट ओके? ठीक है, तो नेक्स्ट बीट देखते हैं हम अब। तो अनदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू द प्लेन मिरर, देखिएगा आप, अगर कोई एक पर्सन है, ओके, जो मिरर के सामने खड़ा रह रहा है, ठीक है। सपोज एक मिरर है, प्लेन मिरर, ओके, उसका कुछ लेंथ L रहेगा, और एक पर्सन है जिसका हाइट कुछ h है। तो इस पर्सन को अपने सर से लेकर पांव तक अपना पूरा इमेज देखना है, ओके। उसे पूरा का पूरा अपना लुक देखना है उसके मिरर में। तो उस मिरर का लेंथ कितना होना जरूरी है, ताकि वो अपना पूरा सर से लेकर पांव तक पूरा इमेज देख सके। आपको पता होगा मिरर के लेंथ पर डिपेंड होता है कि आपको आपका इमेज कितना दिख सकता है। कभी कभी आपको आपका इमेज आधा ही दिखता है, कभी आपको ज्यादा दिखता है आधे से, ओके। तो ये डिपेंड होता है मिरर का साइज कैसा है उसके ऊपर। तो इसमें अब एक रिलेशन है, लेंथ ऑफ मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू h/2। जिस ऑब्जेक्ट का हाइट हमें देखना है ना, मतलब h हाइट का ऑब्जेक्ट हमें अगर देखना है, तो फिर जो लेंथ ऑफ प्लेन मिरर रहेगा वो कितना चाहिए, फिर हमें h/2 चाहिए, ओके। मतलब ये रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से फिर ऐसे अगर निकलते हैं और फिर उस ऑब्जेक्ट का पूरा यहाँ पर इमेज दिखाई देता है। जस्ट रिफ्लेक्शन कंसेप्ट से ये ड्यूरेशन हम डिराइव करके बता सकते हैं। समझ में आ रहा है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आई साइड, मतलब चाहे वो पर्सन क्या के यहाँ पर हो, ओके, या फिर ऊपर हो, कहीं पर भी क्यों ना हो, ओके, इंडिपेंडेंट ऑन दिस। हमेशा ऑब्जेक्ट का अगर हाइट h है तो उसको जो लेंथ लगने वाला है, ओके, प्लेन मिरर का, तो वो कितना लगने वाला है, हमेशा h/2, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंडेंट एक न्यूमेरिकल है, फटाफट लीजिएगा और मुझे बताओ। A boy 1.50 meter tall, a boy 1.50 meter tall with his eye level at 1.38 meter. A boy 1.50 meter tall with his eye level at 1.38 meter from the ground. 1.38 meter from the ground stands before a mirror fixed on the wall. Stands before a mirror fixed on the wall. What should be the minimum length of the mirror? What should be the minimum length of the mirror
to see his complete image. What should be the minimum length of the mirror to see his complete image? बताओ इसका आंसर क्या आएगा? Tell me the answer of this question. एक पर्सन है, उस पर्सन का टोटल हाइट 1.50 मीटर है, ओके। और उसके जो आंखें, डेफिनेटली आपको पता है आंखें हमारे डायरेक्ट ऊपर नहीं होती है, थोड़े हमारे हेड से क्या होता है, थोड़े कम पोजीशन पर होती है। तो आंखों का डिस्टेंस क्या होता है जमीन से कितना है, ऐसा उनका कहना है 1.38 मीटर। तो बताओ उसे अगर अपना कंप्लीट इमेज देखना है तो उस मिरर का लेंथ कितना चाहिए? टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? What is the answer of this question? Tell me. Uh, 0.75 मीटर राइट आंसर है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 0.75 मीटर। मैंने आपको पहले ही कहा कि उसके आई साइड कहीं पर भी क्यों ना हो, ओके। तो उसका फाइनल आंसर यही आने वाला है। इज इट ओके? तो हमेशा जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, उस पर्सन का जितना भी हाइट रहेगा, उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जो फाइनल आंसर मिलेगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 1.50 उसका हाइट था, उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.75 मीटर, ओके। सर हाँ बोलो। सर हाँ बोलो बोलो। मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो तभी भी उतना ही हाइट लगेगी क्या? हाँ उतना ही लगता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन दैट फैक्टर आल्सो, ओके। डिस्टेंस हाँ ये डिस्टेंस के ऊपर कुछ भी ओके डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। मतलब चाहे ऑब्जेक्ट कितने भी डिस्टेंस पर क्यों ना खड़ा हो वही आएगा, ठीक है। कुछ दिक्कत अब? ठीक है। तो ये बिट हुआ हमारा। इसके बाद और एक छोटा सा बिट आता है, ओके। जैसे एक पर्सन है, एक रूम होता है ऐसा, ओके। एक पर्सन बीच में खड़ा है रूम के, ओके। और यहाँ पर एक है ना मिरर लगा है, ठीक है। सपोज यहाँ पर एक मिरर लगा है और इस पर्सन को है ना अपने रूम का एक ना एक कोना क्या करना है, उसे ऑब्जर्व करना है अपने आंखों से, ओके। पूरा उसको अपना रूम क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ये जो वॉल है ना पीछे का, उसे वो पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा ऑब्जर्व करना है, ओके। इसके लिए ऑब्जेक्ट बीच में खड़ा रहना जरूरी है, ओके। ऐसे केस में आपको हमेशा ऑब्जेक्ट बीच में खड़ा हुआ बताएंगे वो। तो फिर इस कंडीशन में जो लेंथ ऑफ मिरर है ना वो h/3 लगने वाला है, ठीक है। टू सी कंप्लीट वॉल behind the person, the height of the length of the mirror should be h/3। उस वॉल का अगर हाइट h है ना तो फिर कितने हाइट का हमें मिरर लगने वाला है, कितने लेंथ का मिरर हमें लगने वाला है h/3 का, ठीक है। कुछ दिक्कत अब आ गया समझ में? इज इट ओके? ये दोनों केस में फर्क समझ लीजिएगा। यहाँ पर उस पर्सन को अपना हाइट पूरा देखना था, ओके, सर से लेकर पांव तक, इस वजह से यहाँ पर लेंथ h/2 आता है। तो फिर इस पर्सन को अपने पीछे जो वॉल है उसका पूरा कंप्लीट इमेज देखना था, इसके लिए वहां पर कितना आने वाला है, फिर h/3 आने वाला है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा अच्छे से। ओके, यहाँ पर ये बिट खत्म होता है। प्लेन मिरर नियर बाय खत्म हुआ है यहाँ पर। एक ही बिट बचा इसका। लास्ट एक बिट बचा है, नंबर ऑफ इमेजेस, ओके। दो मिरर्स को अगर हम मतलब इंक्लाइन करते हैं कुछ एंगल से, ओके, एट दैट टाइम फिर डेविएशन और नंबर ऑफ इमेजेस का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले देखिएगा अगर एक कोई प्लेन मिरर है तो ये कितना डेविएशन प्रोड्यूस करता है। डेविएशन प्रोड्यूस बाय सिंगल प्लेन मिरर। तो ये सिंगल प्लेन मिरर है। डेविएशन मतलब क्या होता है, देखिएगा ये इंसिडेंट रे और इसको अगर हम आगे प्रोसीड करते तो ये लाइट का प्रोजेक्टेड पाथ है। तो लाइट के प्रोजेक्टेड पाथ में और लाइट के एक्चुअल पाथ में जो एंगल होता है इसे एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है, ठीक है। तो बताओ मुझे एक सीधे लाइन के बीच में एंगल कितना रहेगा, ये वाला, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता है सेम रहता है। तो एक सीधी लाइन के बीच में एंगल 180 डिग्री रहेगा और 180 में से अगर हम आए
प्लस आर को निकाल देते तो जो बचेगा वही डेल्टा रहेगा। इज इट ओके? तो 180 माइनस आई प्लस आर अगर हम करेंगे तो जो बचेगा वही हमारा एंगल ऑफ डेविएशन रहेगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन को हम अल्टरनेटली ऐसे भी लिख सकते हैं 180 माइनस 2i। इज इट ओके? क्योंकि आर का वैल्यू भी आई होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? सेम। सो डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल प्लेन मिरर इज 180 माइनस 2i। ऑलवेज रिमेंबर दिस। उसके बाद डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय टू मिरर्स विच आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा अगर है, मतलब ये दो प्लेन मिरर्स है, ये पहला है और नीचे ये दूसरा है, ये दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे से कितने एंगल पर इंक्लाइंड है? थीटा से। ठीक है, तो फिर ये दो प्लेन मिरर्स का जो कुछ एंगल थीटा से अगर इंक्लाइंड हो तो फिर इसका जो डिविएशन आएगा ये आने वाला है 360 माइनस 2 थीटा। ठीक है, याद रखना सिंगल प्लेन मिरर का 180 माइनस 2 है और मतलब अगर हम डबल मतलब दो प्लेन मिरर्स है जिनको हम एंगल थीटा पर अगर रखते हैं तो फिर डेविएशन 160 360 माइनस 2 थीटा आएगा। ठीक है, तो अभी हम यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग मतलब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। अभी टाइम खत्म हुआ है मीटिंग का, फिर से रीलॉग इन कीजिएगा। ओके, रीलॉग इन फास्ट, रीलॉग इन फास्ट।